एक्चुअली सर जब रिज़ल्ट आया था तो पहली बार बिलीव नहीं हुआ था कि जो भरा था मैंने प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग मुझे CSS मिल गया। तो 2 घंटे बाद मैंने पापा को कॉल किया। एक्चुअली वो इलेक्ट्रीशियन है, तो लेट कॉल मैंने इसलिए किया कि अगर वो कुछ ऐसा का वर्क कर रहे हों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और एकदम से अगर एक खबर सुने अगर कुछ, तो इसलिए फिर मैंने उनको कॉल किया जी। तो प्री में सर उसके अंदर मेरे आए थे 130 नंबर। ओके, 130 नंबर आपको। हाँ, और CGL का हुआ था फिर कुछ दिन बाद, उसके अंदर आए थे 110 या 111 नंबर। तो मतलब कट ऑफ से बहुत पीछे रह गए। हाँ सर, फर्स्ट सर मॉक देते थे तो कभी कभी मार्क्स स्टक हो गए थे 130 से 135 के बीच में। तो सर लगता था कि अगर यहीं पे नहीं आ रहे और ये तो प्रीवियस ईयर है, ये तो एक बार पहले भी किया हुआ है, तो फिर मेन में क्या होगा। सेक्शनल मॉक्स को ऑप्ट किया एंड सर उससे काफ़ी कुछ मेरे को हेल्प मिली और लास्ट तक भी मैंने सेक्शनल मॉक ही दिए हैं। फुल मॉक्स बेसिकली स्पीड इंप्रूव करने के लिए होते हैं कि अब हम क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो मैं फुल मॉक्स कम देता था उससे, क्योंकि मेरे को सर एक्चुअली हमारे एक टीचर हैं धाकड़ कॉन्सेप्ट के अंदर GK के सौरभ सर, उन्होंने सर एक बात बोली थी सर, वो बहुत बढ़िया बात थी कि अगर एक दरवाज़ा अगर बंद हो गया है ना तो आप उसी दरवाजे के पास मत बैठ जाओ, आप अलग अलग दरवाजे खटखटा, हो सकता है वो दरवाज़ा आपके लिए हो नहीं, कोई तो दरवाज़ा खुलेगा, ऐसा तो है नहीं कि दरवाज़ा नहीं। नमस्कार साथियों, आज जो हम पॉडकास्ट सीरीज लेके आए आपके लिए आए हैं, जो हमारे सिलेक्शन की जर्नी होती है, इसमें एक विद्यार्थी को हम लेके आए जिसका अभी हाल ही में SSC CGL 2025 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और जिस विद्यार्थी का नाम है अंशुल शर्मा। तो एक बार अपन इस विद्यार्थी का स्वागत करते हैं। श्री स्वागत है अंशुल शर्मा आपका। थैंक यू सर। जी श्री, आपका सिलेक्शन किस पोस्ट में हुआ है? सर CGL 25 के अंदर मेरा सिलेक्शन ASO इन CSS की पोस्ट पे हुआ है। ओके, आपने जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? एक्चुअली सर जब रिजल्ट आया था तो पहली बार बिलीव नहीं हुआ था कि जो भरा था मैंने प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग मुझे CSS मिल गया। तो 2 घंटे बाद मैंने पापा को कॉल किया। एक्चुअली वो इलेक्ट्रीशियन है, तो लेट कॉल मैंने इसलिए किया कि अगर वो कुछ ऐसा का वर्क कर रहे हों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और एकदम से अगर एक खबर सुने अगर कुछ, तो इसलिए फिर मैंने उनको कॉल किया जी। फिर मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया कि बाद में कभी देखेंगे उसको। आप मुझे बताइए, आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कुछ आइडिया हो तो बताइए। सर ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट जो उसके अंदर क्लरिकल पोस्ट बेसिकली है, जो पॉलिसीज होती हैं पार्लियामेंट में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसरिंग होती है, तो उसको रेडी करते हैं। जी जी। तो अभी तो ये है, और इसके अंदर प्रमोशंस के बारे में, जैसे इसके बाद SO बनते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर क्लियर करे तो 5 साल के अंदर, 5 से 6 साल, जी जी जी। और विदाउट इसके कम से कम 8 से 12 साल लग जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, आपका क्या बैकग्राउंड था और आपने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की, आपको कब लगा मुझे SSC की तैयारी करनी चाहिए, इस तरह से? सर मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली ग्रेजुएशन मैंने की है IT फील्ड के अंदर कंप्यूटर साइंस, और 10th मैंने की थी अलवर से। मैं बेसिकली अलवर से हूँ। ओके, आप बेसिकली अलवर से हैं और हाँ। अलवर से फिर आप 10th करके आपने ग्रेजुएशन जो की है वो जोधपुर से की है? जोधपुर से किया है। जी जी। जोधपुर में आपने किस कॉलेज से आपने किया है? सर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो मुझे रीप के थ्रू अलॉट हुई थी, तो उसके अंदर फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर सब ब्रांच है IT, तो उससे फिर मैंने ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट की थी 2024 के अंदर मई में। जी जी। तो आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है 2024 में हुई है और Yes. आपने, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, आपका सेकंड अटेम्प्ट था। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या हुआ था, कुछ प्री हुआ था या नहीं हुआ था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था, तो मेरा ये था कि गवर्नमेंट जॉब के फील्ड के अंदर जाना है, तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मैं जानता हूँ उनसे पूछा कि सबसे बेटर कोचिंग कौन सी है, तो 2-3 नाम मिले। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे गया धाकड़ कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे सर जो टीचर थे उन्होंने सारा कुछ मेरे को ओवरव्यू दिया, क्योंकि मेरे लिए भी नया फील्ड था SSC। जी जी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 3 मंथ पढ़ने के बाद। ओके, 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो गया था प्री का? हाँ, तो सबसे पहले मैंने सर CHSL पेपर दिया, तो प्री में सर उसके अंदर मेरे आए थे 130 नंबर। ओके, 130 नंबर आपको मिले। हाँ, और CGL का हुआ था फिर कुछ दिन बाद, उसके अंदर आए थे 110 या 111 नंबर। ओके, तो मतलब कट ऑफ से बहुत पीछे रह गए थे।
हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो 2-3 महीने पड़े थे। मतलब आप अपने तैयारी से सेटिस्फाइड थे फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी सर, मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग के 1.5 मंथ के अंदर ही पूरा मैथ जितना था, वो बुक जो मुझे मिली थी कोचिंग से, वो पूरी मैंने कंप्लीट कर ली थी। जी जी। और सबसे अच्छे नंबर मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर ही आए थे बेसिकली। ओके ओके। फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट में क्या एक्स्ट्रा ऐसा किया है जिससे आपको आपकी चॉइस की जॉब मिल गई? सर बेसिकली पहले मैं सोचता था कि हर कोई मॉक का बोल रहा है, बट अगर मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है तो मॉक दे के मैं करूँ क्या? वो नेगेटिविटी आएगी मन के अंदर कि अगर नंबर नहीं आ रहे। जी जी तो सर मैंने फुल मॉक्स को छोड़ के सेक्शनल मॉक्स को ऑप्ट किया। जी। एंड सर उससे काफ़ी कुछ मेरे को हेल्प मिली, और लास्ट तक भी मैंने सेक्शनल मॉक ही दिए हैं। फुल मॉक्स बेसिकली स्पीड इंप्रूव करने के लिए होते हैं कि अगर हम क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो मैं फुल मॉक्स कम देता था, तो उससे क्योंकि मेरे को आइडिया था, मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो टाइम ही मुझे कम नहीं पड़ता। मतलब आपकी स्पीड बढ़िया थी, तो आपको लगता था कि मैं अगर मुझे नॉलेज अगर होगा मैं आराम से जो पेपर अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा। जी सर, वो टेक्निक मुझे किसी ने बताई थी कि पेपर को एक बार में नहीं करना होता, उसको मल्टीपल टाइम मतलब करना होता है बार बार। जी जी। तो उसके अकॉर्डिंग जब से मैंने वो फॉलो किया तब से नंबर फिर इम्प्रूव हो गए। आपका डेली स्टडी रूटीन क्या रहता था? बेसिकली सर, जो एक दिन पहले जो भी मैंने थ्योरी वगैरह पढ़ी है या वीडियो से नोट्स बनाए हैं, तो अगले दिन मॉर्निंग के अंदर पहले उन सभी को मैं रिवाइज करता था। ओके। उसके बाद सबसे पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, सेक्शनल मॉक्स, और फिर इंग्लिश के वोकैब वगैरह, ये बेसिकली मैं करता था। रीजनिंग तो बेसिकली बहुत कम ही प्रैक्टिस किया क्योंकि वो हर कोई कर लेता है। जी जी बिल्कुल सही है। तो क्या आपने प्री और मेंस के लिए अलग अलग प्लानिंग कुछ कर रखी थी, या आपने एक साथ एक ही दोनों तैयारी एक साथ ही की? सर मैंने ऐसा किया था कि क्वेश्चंस को मैंने मतलब पूरा जितना लेवल होता है, चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 है, जी जी। सबके क्वेश्चन एक साथ किए थे मैंने। मतलब टीयर 1 की तैयारी के टाइम पे भी ऐसे बाइफरकेट नहीं किया था कि ये क्वेश्चन मेंस का है। आजकल विद्यार्थियों में बड़ा मतलब हाँ। एक भय है कि प्री की तैयारी कर रहा हूँ, मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको ये बात पता है कि प्री और मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं होता सर। ठीक है, मतलब प्रश्न का लेवल वही होता है, प्री का और मेंस का वही पेपर का लेवल होता है। तो अच्छा। विद्यार्थियों को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि प्री और मेंस के लिए आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? एक्चुअल में सर अगर मैं देखूँ ना, तो मेंस का पेपर मैंने 2 मेंस दिए हैं अभी तक। हाँ। और मुझे वो प्री से थोड़ा इजी लगा। इजी लगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि सर प्री से इजी आता है, कहीं प्री से इजी आता है। मैंने तो ऐसा देखा कि एमटीएस से भी इजी आया है, काफी इजी एमटीएस था। का टिपिकल आ जा रहा है, लेकिन सीजीएल मेंस का पेपर जो आ रहा है वो इजी आ रहा है। वो इजी था। एंड सर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश के अंदर, बस इंग्लिश ही थोड़ा टफ था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल इजी थे मेंस के अंदर भी। जी बिल्कुल सही है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। सर 12th के अंदर भी मैथमेटिक्स में मेरे फुल आए थे। तो फिर आपने अपनी तैयारी में मैथ्स को कितना टाइम दिया, कितना वेटेज मैथ्स को दिया कि मेरी स्टडी टाइम का इतना परसेंट टाइम मैं मैथ्स को दूंगा? सर मेरा बेसिकली मोटिव ये था कि एक सब्जेक्ट तो अपना फेवरेट होना चाहिए, तो उसके अंदर तो ये है कि अगर 45 क्वेश्चन है तो 43 से ऊपर तो ठीक होनी चाहिए। जी। तो उसको तो सर मैंने फेवरेट बना के रखा। रीजनिंग था, वो जनरली 22 से 23 अटेम्प्ट हो जाते थे, 1-2 क्वेश्चंस हो जाते हैं कभी कभी मिसिंग। जी जी। इंग्लिश फिर अच्छे से प्रिपेयर की, और बाकी तो सर जीके जीएस में सभी जैसे करते हैं वैसे ही किया था। अगर मैं आपका स्टडी टाइम की बात करूं, आपने चारों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस किया? सर कोचिंग के 4-5 घंटे, तो जो पढ़ा है उसके बाद उसको तो मेरे को पढ़ा हुआ था वो। एक्चुअली मैंने वो कोचिंग आने से पहले 1 दिन पहले जो मुझे पता था कि क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो प्रीवियस जो आपने रिकॉर्ड करके डाला हुआ था मैं उनको देख लेता था एक बार। प्री रिकॉर्डिंग से आप पहले देख लेते थे? हाँ। ये आपका बेस बन जाता था, तो फिर एक आप क्लास में वापस पढ़ लेते थे। तो मेरा उसके बाद मुझे फिर रिवीजन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती थी, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। तो कोचिंग की जो हमारे ऐप है उसके ऊपर जो दिए हुए हैं टेस्ट सीरीज, उनको अटेम्प्ट कर लिया, और टेक्स्ट बुक का। जैसे मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैथ्स में आप जरा ट्रिक यूज करना चाह रहे थे या कॉन्सेप्ट जरा यूज करते थे? सर मैथ्स में ट्रिक ज़्यादा यूज़ किया है मैंने। मेरी अलग से एक नोटबुक बनी हुई है फॉर्मूलास वगैरह की, ट्रिक्स वगैरह की, जी। और कैलकुलेशन, तो मैंने उसी से कैलकुलेशन इंप्रूव की है। मतलब विदाउट ट्रिक जो है एग्जाम के प्रश्न अटेम्प्ट नहीं होंगे, आप नॉलेज होगा, आप अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन आपके अटेम्प्ट घट जाएंगे, टाइम लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए ट्रिक बहुत जरूरी है। आप वीक स्टूडेंट जो होते हैं, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है, उनको आप क्या सलाह दोगे मैथ्स के बारे में? सर एक्चुअली अगर डर लगता है, बट जब हम करना स्टार्ट करते हैं और एक बार जब कंसेप्ट समझ में आने लग जाते हैं तो अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है। बट वही है कि पहले से ही अगर मेंटेलिटी बना के रखते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, तो फिर सर वो होता भी नहीं है एक्चुअली। जी जी।
बट ये सर टॉपिक इतना हार्ड नहीं होता। 10th तक तो सबने मैथ्स पढ़ी होती है, उसके बाद 11th-12th का तो कुछ ऐसा वैसे भी आता नहीं, इंटीग्रेशन वगैरह। तो 10th का बेसिस पे ही है, तो आर्ट्स वगैरह कुछ अलग नहीं होता सर। जी जी बिल्कुल। मतलब वीक स्टूडेंट को एक है कि बार बार प्रैक्टिस करते हुए जाए। मतलब एग्जाम में आपको ऐसा कभी लगा कि जैसे मैथ्स के मेंस में 30 प्रश्न आए, आपको ऐसा लगा कि ये प्रश्न क्लास में नहीं पढ़ा रखा है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक तो नहीं देखा। जी। मतलब हमें ऐसा लगता है कई स्टूडेंट बोलता है कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गए, ऐसा तो कुछ नहीं होता होगा? नहीं सर, प्रोबेबिलिटी और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये तो सभी को पता है, ये पहले से सिलेबस में थे। तो ये जरूर क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी अब पढ़ाने लग गए हैं सारे के सारे। तो ऐसा कुछ सर अलग से तो कुछ नहीं आता, ना रीजनिंग में ना इंग्लिश में, कुछ भी नहीं। कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगे मेंस में कि जो आप बिना पेन चलाए सॉल्व करके चले गए? मैथमेटिक्स के अंदर सर वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ईजी आ जाते हैं, कि जैसे साइंस को थीटा कुछ दे दिया तो वैल्यू पुटिंग से आप आराम से बहुत जल्दी से कर लेते हो, उस तरह से। यस सर। अरिथमेटिक के प्रश्नों को अगर आप और अप्रोच से करें, मतलब विदाउट पेन यूज, कुछ प्रश्न आपने किए एग्जाम में? अलजेब्रा इजी आता है। एडवांस मैथ्स आपने जो है वैल्यू पुटिंग से इजी कर लिया? जी सर। जी। रीजनिंग आपने क्लास के अलावा और आप रीजनिंग के लिए आपने क्या प्लानिंग की? सर रीजनिंग मॉक दिए हैं सिर्फ। मॉक दिए? सेक्शनल मॉक दिए या टॉपिक वाइज मॉक दिए आपने? टॉपिक वाइज दिए सर। टॉपिक वाइज? हाँ, फुल तो बहुत कम दिया सर। जी जी। मतलब आपको रीजनिंग में जिसकी मैथ्स स्ट्रांग होती है, रीजनिंग वैसे स्ट्रांग हो जाती होगी, और एसएससी की रीजनिंग वैसे भी इजी आती है, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं आती है। थोड़े से टॉपिक अगर अपन और अच्छा कर ले तो मुझे लगता है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एक दो परसेंट सिली मिस्टेक जो होते हैं वो तो होने ही है। अपन अपने एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हो वो डिपेंड करता है आपकी टेस्ट सीरीज पे। बिल्कुल सर। अब मैं बात करूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में अपने वोकैब और जो ग्रामर वाला पार्ट होता है या कॉम्प्रेशन वाला पार्ट होता है, आप उसको कैसे बैलेंस करके बैठे? सर कंप्रीहेंशन में सर रीडिंग की थी, मेरे पास बुक्स थी काफ़ी सारी, तो एडिटोरियल भी देखा था मैंने ऑनलाइन। एंड सर मैं ई-PDF जो होती है ना, जी जी, वो अलग अलग बुक्स की वो डाउनलोड कर लेता था लैपटॉप में, फिर उनको पढ़ता था सर मैं ज़्यादातर। और सर वोकैब के लिए मेरे पास ब्लैक बुक थी, उसका सर लेटेस्ट एडिशन था, तो सर उसको पढ़ा मैंने, उसको रेफर किया। बाकी जो सर हैं हिमांशु सर, उन्होंने सर क्लास के अंदर भी वोकैब बताई थी। तो सिंपल जो वोकैब होती है और जो जनरलाइज सबको आती है, ऐसी वोकैब सर ब्लैक बुक से हो गई। और जो एडवांस है जो आती हैं प्रीवियस ईयर में, जो ऑप्शंस होते हैं, वो सारी कुछ सर ने कवर करा दी संडे की क्लास के अंदर। तो आप ये मानते हो कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है? सर रिवीजन बहुत, मतलब आपने अपना कोर्स को कितने बार किया होगा, आपको क्या लगता है? अगर सर अब तक की मैं बात करूँ तो 16-17 से ज्यादा बार, और भी ज्यादा अगर कोर्स कर चुके हो, मतलब आपको चीजें फिंगर पे आ चुकी हो कि ये प्रश्न आएगा तो ये ऐसे अटेम्प्ट करना है। और सर जो भी नई चीज आती है सर उनको अपडेट करते जाते हैं। बिल्कुल। नई चीज को आप कैसे अपडेट करते थे? अपनी कॉपी में लिखते थे या कुछ और चीज कैसे कवर करते थे? सर पेरेंट्स ने क्या शुरू से ही आदत डाली है कि लिख लिख के मतलब याद करो तो परमानेंट रहेगा वो। तो सर यही है कि जैसे ही कोई नई चीज आती थी, मेरी हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए अलग अलग नोटबुक बनी हुई है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है। हमने जीके भी अलग-अलग बना रखा है। जी। तो सर सामने स्टार्टिंग में लिखता था मैं थ्योरी, और अगर कुछ नया ऐड ऑन करना है तो पीछे से मैं स्टार्ट करता था। उसमें मैंने लिख रखे थे मोस्ट इंपोर्टेंट, और पॉइंट बना के वो लिख देता था। इस तरह से। आपने जीएस के लिए क्या एक्स्ट्रा प्लानिंग की? क्यों जीएस वैसे एसएससी का प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी आ जाता कई बार जीके में, तो आप क्या सोचते हो एसएससी के जीके के बारे में? सर कुछ सब्जेक्ट हैं जो कोचिंग से ही थे, उतना ही काफ़ी था, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह। बाकी जो स्टैटिक जीके और अलग से जो साइंस वगैरह का कोर्स है वो मैंने सर यूट्यूब से पढ़ा था। तो एक बार जो भी था सारी वीडियोस का मैंने नोट डाउन कर लिया था। कई सारे मतलब बच्चे उसमें थोड़ा करते हैं, चेक करते हैं। बाकी सर मैंने नोट डाउन किया था और उसी को फिर बार बार उसी नोटबुक को रिवाइज किया था। मतलब आपने कंटेंट को लिमिटेड रखा और बस बार बार उसी को रिवीजन मैक्सिमम किया। मतलब आपने ऐसा तो नहीं किया कि बहुत सारे बुक्स परचेज करके ला दी और फिर उसको रिवाइज किया, या आपने कंटेंट लिमिटेड रखा? क्या किया आपने? सर बुक्स मेरे पास कोई है ही नहीं। बुक्स नहीं थी? मैंने सर जो कोचिंग से मिला था कंटेंट और जो ऑनलाइन अवेलेबल था, तो उसको देख के जो भी कुछ नया आता था मैं सर उसको नोट डाउन कर लेता था। फिर उसी के बाद में रिवीजन के लिए हर एग्जाम में सर वही काम आता था। जी। जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आप जब तैयारी करने लगे, तो कभी आपको लगा नहीं कि भाई मेरे लिए बहुत टफ होगा या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? आपको कोई सेल्फ डाउट था ऐसा कुछ? सर एक कहावत होती है सर, मतलब अपने को जो अपने ब्रिजेस है ना उसको जलाना पड़ता है, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद सर वैसे भी मैं प्राइवेट कर सकता था, बट
मैं चाहता था कुछ स्टेबल हो, क्योंकि मेरा सर स्टार्टिंग से ही यही मोटिव है कि जॉब हो बट थोड़ा फ्री टाइम भी हो उसके साथ साथ। सर प्राइवेट का तो सर काफ़ी कुछ चलता है आजकल, सबको पता है। तो फिर सर मैंने उसके बाद स्टार्ट किया और धीरे धीरे सर इम्प्रूव करते गए। जी जी जी। मतलब आपको कभी लगा नहीं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ लगा लाइफ में? सर वो तब लगा जब काफ़ी ज़्यादा मतलब टीयर 2 के अंदर कुछ पॉइंट मार्क्स से सर रह गए थे एक दो बार। ओके ओके। वो सर उस टाइम बस थोड़ा फियर लगता था कि यार क्या करेंगे अगर नहीं हुआ तो। बट सर ये था कि होगा ज़रूर। एक्चुअली मेरी अंदर से फीलिंग थी कि मेहनत कर रहे हैं और होगा ज़रूर, मतलब एक टाइम पे। आप अपने अपने को कैसे मोटिवेट रखते थे फिर इसको? पेरेंट्स सर। पेरेंट्स मोटिवेट, और पेरेंट्स के अलावा और कोई आपकी इस जर्नी में आपको साथी रहा हो? सर एक्चुअली मुझे ट्रेलिंग का बहुत शौक है, तो मैं स्टार्टिंग से ही इसी चीज़ को माइंड में लेके चलता हूँ और फिर मतलब अपने आप मोटिवेशन आ जाती है सर उससे। वो पेरेंट्स तो सर है ही, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कुछ करते हैं सर, वो बता नहीं सकते वर्ड्स के अंदर। आपके परिवार में और कौन कौन मेंबर्स हैं? सर जॉइंट फैमिली है, तो पापा मम्मी दादी चाचा चाची। आपके भाई और कोई सिस्टर है? भाई भी है, बड़ा भाई। ओके। सर वो भी गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट किस में वो सर शायद पटवारी हैं या जेईएन ऐसा कुछ। वो कभी रिसेंट में ही उनकी जॉब लगी थी। ओके, बिल्कुल। तो आपका प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब आपको स्ट्रगल क्या लगता था उसमें तैयारी के दौरान? सर मॉक देते थे तो कभी कभी मार्क्स स्टक हो गए थे 130 से 135 के बीच में। तो सर लगता था कि अगर यहीं पे नहीं आ रहे और ये तो प्रीवियस ईयर है, ये तो एक बार पहले भी किया हुआ है, तो फिर मेन में क्या होगा। तो सर यही बेसिकली लगता था कि मेंस एग्जाम में कैसे करेंगे। बट मैंने एक्चुअली देखा है सर, बोर्ड में भी और सारे एग्जाम्स में भी जो हम तैयारी करते हैं वो एक्चुअली मेन एग्जाम से ज़्यादा हार्ड करते हैं और उसमें थोड़ा इजी आता है। पेपर का लेवल में से इजी आता है। है। अगर अच्छे लेवल का प्रश्न या कर लेंगे तो वहाँ आपको पेपर में से इजी लगेगा। इजी लगता है। ये तो बात है बिल्कुल। लेकिन मैं अगर बोलूँ आजकल की यूथ में डिस्ट्रक्शन बहुत सारा आने लग गया है। सबसे बड़ा सोशल मीडिया का जो प्रॉब्लम है, आपने इससे कैसे निजात पाया? सर सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करता था बट बहुत कम। जैसे कभी कभी अगर ऐसे मॉक दिया या कुछ मेंटली डिस्टर्ब अगर हो गए बाय द वे, तो बस उसको दूर करने के लिए कभी कभी देख लिया, कभी यूट्यूब वगैरह देख लिया। बाकी सर मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया था एक्चुअली तैयारी करने के टाइम पे। तो अगर कभी ज़रूरत होती थी तो बस इंस्टॉल कर लेते थे, वो भी कुछ मिनट के लिए बस। बाकी सर यूट्यूब वगैरह मतलब दूर नहीं रह सकते, बट ये डिपेंड करेगा कि आप क्या देखते हैं। जैसे कि यूट्यूब भी एक तरह से सोशल मीडिया का ही पार्ट है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट उसी से पढ़ाई करते हैं। जी जी। तो इससे दूर नहीं रह सकते, बस आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी विल पावर होनी चाहिए कि मतलब मैं क्या अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ और क्या रीज़न है, मतलब वाई क्लियर होनी चाहिए। तब तो सर ये फिर डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं करते। और जितना सर दूर रह सके तो उतना ही बेटर है, क्योंकि जितना हम इसके अंदर जाते हैं ना, तो सर ये फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। कंसिस्टेंसी को कैसे बना के रखते थे? उसका कोई सीक्रेट अगर हो तो बताइए। सर मैंने मोस्टली जितने भी सेंट्रल लेवल के और एग्ज़ाम्स है स्टेट लेवल के, वो सर मैंने सारे फिल कर दिए थे। तो एक्चुअली मुझे फ्री बैठने का टाइम ही नहीं मिला। तो सर ये अच्छा था कि जैसे ही मैंने एक पेपर दिया तो आधे महीने या एक महीना बाद दोबारा फिर नया पेपर। तो मुझे सर कभी मतलब बैठने का टाइम ही नहीं मिला। ये अच्छा था। रोजाना एग्जाम, मतलब आपको लगता था एग्जाम खत्म हुआ अगला एग्जाम वापस आने वाला है, प्रैक्टिस बनी रहेगी सर उससे। हाँ मतलब आपने और इसके अलावा जब एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो आपने और किसी सेगमेंट के बारे में सोचा था सर? इसमें भी जा सकता हूँ? एनटीपीसी भी था सर। तो उसके माइंड के अंदर कि अगर एसएससी बाय द वे अगर नहीं हुआ तो एनटीपीसी के अंदर जाएंगे। तो क्योंकि रेलवे की जॉब काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जी जी, बोनसेस वगैरह के व्यू पॉइंट्स है और बाकी सब चीज़ों से देख के। तो सर वो भी था। और मैंने मेंस भी दिया था, बट वो सब कुछ पॉइंट मार्क्स से सर मेरा मेंस रह गया था। एनटीपीसी आपका 2024 वाला मेंस जो है कुछ नंबर से रह गया? जी सर। एनटीपीसी 25 अपना एग्जाम दिया है? अभी दिया था सर ग्रेजुएशन लेवल का। उसके अंदर सर आंसर की के अंदर 77-76 के रो मार्क्स हैं। और मेरी सर थोड़ी शिफ्ट भी हार्ड थी, तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे वो। हाँ नहीं बिल्कुल, नंबर बढ़ेंगे तो आराम से आपको मेंस क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। और आपने एसएससी में और कौन-कौन से एग्जाम्स दिए? सर एसएससी में मोस्टली मैंने सीपीओ को और जीडी को छोड़ के सारे एग्जाम्स दिए हैं। ओके, सीपीओ को नहीं दिया? जी सर। बाकी सब दिए? सीएचएसएल हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, एमटीएस भी दिया आपने? जी सर। इस टाइम सर दिल्ली पुलिस भी दिया था और मोस्ट प्रोबेबली सर उसके अंदर नंबर तो आ जाएंगे, बट फिजिकल वगैरह का थोड़ा प्रिपरेशन अलग से करना पड़ता है। ओके ओके।
बट सर अभी ये रिजल्ट टाइमली आ गया है तो फिर इसमें कंटिन्यू करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी बढ़िया जॉब रहेगी आपके लिए। आपके जो है मतलब आपके जिस तरह के नंबर थे, आपके कितने नंबर आपको एक्सपेक्टेशन है मेंस में? सर 320। अच्छा, दिल्ली पुलिस क्या ये वाले जो सीजीएल 2025 की बात करें। सर, इसके अंदर मेरे मार्क्स है 324 हाँ। और अभी जो फाइनल आया है और जो पोस्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग 327 या उससे प्लस है। ओके, मतलब आपको इस नंबर में आराम से इंस्पेक्टर में जॉब मिल सकती थी, तो आपने ये जो एएसओ जॉब जो है आपने क्यों चॉइस की? सर लोकेशन प्राइमरी रीज़न था। एक्चुअली मैं साउथ में नहीं जाना चाहता था, ओके ओके। क्योंकि अगर मतलब इतना मेहनत करने के बाद फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे तो फिर क्या मतलब उस जॉब का। जी जी बिल्कुल। तो सर मुझे चाहिए था नॉर्थ में, तो इसलिए सर सबसे बेस्ट था एएसओ, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको दिल्ली में ही जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपकी रैंक कम है तो आपको कहीं और दूसरे स्टेट में भेज देंगे। मतलब एक जॉब परमानेंसी आपको दिल्ली में मिल रही थी। ये आपकी प्रेफरेंस कौन सा नंबर की प्रेफरेंस थी? सर ये 3rd नंबर की प्रेफरेंस। थर्ड की प्रेफरेंस। पहले प्रेफरेंस आपकी क्या थी? सर फर्स्ट एमईए एंड सेकंड थी एएसओ रेलवे। एक एएसओ मतलब था, तो आपका एएसओ ही था तीनों में? जी सर। एमईए था पहला, सेकंड एएसओ रेलवे और थर्ड आपका एएसओ सीएसएस। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो देखिए आपको। चलिए कोई बात नहीं। और मैं आपसे अगर बात करूं तो जैसे आप एग्जाम के डेज जब थे, आपके एग्जाम जैसे आपका एग्जाम होता है आई थिंक जैन के मंथ में, जी सर, ठीक है ना, तो आप उस टाइम कैसे मोटिवेट रखते थे अपना को? जो एग्जाम की डेट बहुत जल्दी से एकदम से डिक्लेयर हो गई थी आपके एग्जाम की डेट और आपको तैयारी का समय कम मिला होगा, तो आपने उस टाइम कैसे तैयारी की? सर एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी अलग होती है, मेरी थोड़ी अलग थी। वो एंड तक सर मौके देते रहते हैं, बट सर वो जो जर्नी होती है मतलब टाइम होता है ना एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले, उस दिन सर रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मॉक देते रहते हैं। तो सर मेरा मानना ये है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, चाहे आपने मॉक कम दिया हो। क्योंकि सर अगर कॉन्फिडेंस कम है तो इजी क्वेश्चन अगर आता है, चाहे अपन कितनी हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो, बट अगर इजी भी आएगा तो आप नहीं कर पाओगे इसको। रिवीजन नहीं अगर होगा तो आप मॉक टेस्ट की आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। जी सर, मॉक का बेसिकली ये है कि स्पीड बढ़ जाएगी। मॉक से आप प्रिपरेशन ऐसे नहीं कर पाओगे। सेक्शनल मॉक अगर देते हो तो हर एक टॉपिक का सब कुछ क्लियर हो जाता है उसके अंदर। तो एक बार अगर हर टॉपिक का सेक्शन मॉक क्लियर हो गया तो ऑब्वियसली फिर आप अगर फुल मॉक दोगे तो उसमें नंबर आपके आएंगे, क्योंकि आपने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। जी, आपने अपने पेपर का टाइम मैनेजमेंट कैसे अप्रोच किया? जैसे प्री में हमारे पास सिर्फ 60 मिनट का टाइम मिलता है, तो आपने कैसे उसको बांट रखा था? सर मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए थे। तो सबसे पहले सर मैं रीजनिंग को करता था 10-12 मिनट मैक्सिमम, अगर हार्ड दिया तो। पूरी हो जाती है। हाँ, अगर कोई नहीं हुआ तो अगर कोई टाइम टेकिंग है तो 8 मिनट का करके बाकी छोड़ दिया अगले अटेम्प्ट के लिए। हाँ, उसके बाद सर मैथमेटिक्स को मैं लास्ट 1 घंटा मतलब आधा घंटा देता था पूरा, ट्राई करता था। हाँ, क्योंकि सर उसके अंदर कभी कभी प्री में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं। तो बाकी इंग्लिश भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता था, 12 मिनट मैक्सिमम जितना है। और बाकी सर जीके जीएस तो 5-6 मिनट लगते हैं अगर आता हो तो। जी बिल्कुल। मतलब आपने 10 मिनट रीजनिंग के लिए रिजर्व कर दिया है, 12 मिनट मैथ्स इंग्लिश के लिए कर दिया है, लगभग 6-7 मिनट आपने जीके के लिए कर दिया और आपका आधा घंटा का टाइम पीरियड आपने मैथ्स के लिए। क्योंकि सर मैथ्स में मैं चाहता था एक भी नंबर ना कटे, अगर जो मुझे आता है मैं पूरा करूँ उसको। क्या स्कोर था आपका प्री के एग्जाम में? सर प्री के एग्जाम में पेपर का अगर हार्डनेस को देखा जाए और जो कट ऑफ गई थी तो उसके अकॉर्डिंग सर मेरे थे 137 और सर कट ऑफ गई थी 126। जी सर वो शिफ्ट भी, हाँ शिफ्ट टिपिकल हो सकती है, इस कारण आपके नंबर कम हो सकते हैं। लेकिन मॉक में कभी ऐसा हुआ आपके नंबर बहुत अच्छे हो गए बहुत कम हो गए? अच्छे तो हुए थे सर, जो मैंने धाकड़ कॉन्सेप्ट के जो वीकली टेस्ट होते थे उसके अंदर सर काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे मुझे, 150 से ऊपर वगैरह। कोई मॉक टेस्ट के लिए आप विद्यार्थियों को कुछ सलाह देना चाहो तो बता दीजिए। सर अगर मेरी बताऊं पर्सनल तो मैंने सर सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा लगाए। ऐसे टेक्स्ट बुक के अंदर सर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मोस्ट स्किप्ड क्वेश्चन, मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन। तो सर हम इससे पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कहाँ दिक्कत आ रही है, और अगर उन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर लेंगे तो हमको वो दिक्कत नहीं आएगी। तो सर टॉपिक वाइज मैंने लगाए हैं। जैसे अलजेब्रा का एक टॉपिक है, उसका अगर मैं मॉक टेस्ट सेक्शन में ओपन करूँ 50 क्वेश्चन है सर, वो 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और ज़्यादातर नहीं लगा पाते उनको। मैं वो कर लेता था और जो नहीं हुआ उसको नोट डाउन कर लिया एक नोटबुक के अंदर। और मैथ्स फिर सर लास्ट में जब पेपर का टाइम होता था तो मैं
उसी को रिवाइज करता था मैथ्स में भी, पैटर्न को कैसे किया है उसको मतलब सोल्यूशन। आपने रिवीजन को ज्यादा फॉलो किया है मॉक की बजाय। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई जैसे हमारा एग्जाम होता है, ठीक है, इस एग्जाम में पीवाईक्यू का क्या रोल होता है? सर PYQ से ही रिपीट होते हैं सारे जी। क्वेश्चंस, मोस्टली पैटर्न सेम ही होता है। मतलब अगर मैं किसी व्यक्ति को सलाह देना चाहूँ कि एसएससी की तैयारी कर रहा था, आप क्या बोलोगे कितने साल के पेपर आप अप्रोच करके चले जाओ, आपका बहुत बढ़िया चांस बन सकता है? 5 साल के तो सर करनी है। लास्ट 5 साल के और पेपर? सर अगर लेटेस्ट पैटर्न की करने हैं तो 2 साल के सारे SSC एग्जाम्स जितने भी हुए हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि आप सीजीएल की तैयारी कर दो, सिर्फ पीवाईक्यू सिर्फ सीजीएल के लगो? ऐसा होना चाहिए? एमटीएस का भी देना चाहिए, सीपीओ का भी देना चाहिए, सभी एग्जाम्स के पेपर आपको देने चाहिए? सर सारे एग्जाम्स के देने चाहिए, क्योंकि MTS और CPO वगैरह इनके डायरेक्ट क्वेश्चन CGL में आते हैं। क्योंकि सर ये पेपर जो होते हैं इनमें ज़्यादा क्राउड होती है, तो सर उस हिसाब से उसका हार्डनेस लेवल थोड़ा ऊपर रखा जाता है। और सर CGL में फिर उन्हीं से क्वेश्चन पिक होके आ सकते हैं और आते हैं सर, तो इसलिए सारे ही पेपर का करना चाहिए वैसे तो। कोई विद्यार्थी एकदम बिगिनर है जो आज ही तैयारी करने का सोच रहा है, उसको आप क्या सलाह दोगे? 3 टिप्स आप दीजिए जिससे उसका सिलेक्शन हो। सर बेसिक्स पे पहले ध्यान दो, ऐसे किसी के भी कहने पर स्ट्रेटेजी सीधा मॉक में मत जाओ। तो अपना जो बेसिक कोर्स है वो कंप्लीट करते रहो, साथ साथ सेक्शनल मॉक्स देते रहो। तो यही है कि सर जैसे कोई कोचिंग लेता है, कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लेता है, तो उसके साथ कंप्लाई करो। आप मतलब अलग अलग जगह मत घूमो, क्योंकि एक बार जब आपका ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप नए नए क्वेश्चंस अलग अलग वीडियो देख सकते हो। जी जी। बाकी अपना बेसिक्स पहले क्लियर करो। आपको क्या लगता है मॉक टेस्ट कब देना चाहिए विद्यार्थी को? अपना सिलेबस का कितना % पूरा हो चुका है, अब आपको मॉक टेस्ट की ओर जाना चाहिए? सर सेक्शनल मॉक्स तो चलने चाहिए, जैसे ही कोई टॉपिक चल रहा है कंप्लीट हुआ 2-3 दिन में तो उसके सेक्शनल मॉक लगा लिए। जी जी। और अगर फुल मॉक्स का करना ही है, अगर स्पीड देखनी है, क्योंकि सिलेबस अगर ये केस अगर लेके चलोगे सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो अगर 70% भी सिलेबस पूरा हो गया तो फुल मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए। 70% अगर सिलेबस पूरा हो गया तो फिर मॉक की ओर जाना चाहिए। जी मतलब आपको आप एडवाइस बार बार करें कि आपको सेक्शन टेस्ट ज्यादा देने चाहिए, टॉपिक टेस्ट ज्यादा देने चाहिए, जी सर। फुल लेंथ मॉक की बजाय। क्योंकि सर फुल लेंथ में जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस मतलब कहीं ना कहीं सेक्शनल जो टेस्ट है उसमें दे के रखते हैं, तो आपका एक तरह से कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा, क्योंकि सेक्शनल में आपने वो क्वेश्चन कर लिया, अगर नहीं हुआ तो आपने सॉल्यूशन कर लिया। अब जब आप फुल लेंथ के टेस्ट दोगे तो वही क्वेश्चन आएगा उसके अंदर। ज़्यादातर सर टेक्स्ट बुक में ऐसे ही होता है, फुल मॉक्स जो होता है उसके क्वेश्चंस को सेक्शनल में दिया होता है। जी बिल्कुल। जो विद्यार्थी बार बार फेल हो रहा है उसको आप क्या सलाह दोगे? छोड़ना नहीं है बस सर, ये छोड़ना नहीं। क्योंकि सर अगर मैं भी ऐसे छोड़ देता था तो फिर नहीं होता सर आज इसके अंदर सिलेक्शन। जी जी। नेगेटिविटी आती है सर, क्योंकि आसपास के कई स्टूडेंट्स का फिर होता जाता है, अगर हमारा ही 1-2 नंबर से रह रहा है तो सर, बट सर छोड़ना नहीं है, एट द एंड सब मतलब वर्कआउट हो जाता है। जी बिल्कुल सही। 2026 के एस्पिरेंट के लिए आप कुछ प्लानिंग बता पाएंगे? सर कंटेंट सर उनके पास अनलिमिटेड है, तो सर पहले उसको लिमिटेड करो, जो भी चाहे कोचिंग है या ऑनलाइन कोर्स है उससे कोर्स कंप्लीट करो, अच्छे से करो, और उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह सही से दो। PYQ का मतलब PYQ को लेके चलो, कि वो नहीं करोगे ना तो सिलेक्शन में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, एक्चुअली थोड़ा नहीं। आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था तैयारी के दौरान? जीके जीके लगता था। जीके में भी सर करंट अफेयर, क्योंकि सर करंट अफेयर काफ़ी पढ़ते थे, बट SSC के किसी भी एग्जाम में सर उसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा मैंने आज तक। बिल्कुल। एसएससी का जीके पूछने का पैटर्न इस तरह का है कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जी सर, करंट अफेयर का तो सर एक भी क्वेश्चन मैच नहीं हुआ। मैंने वन शॉट काफ़ी देखे हैं, 6-6 घंटे के मंथली काफ़ी देखे हैं, बट सर रेयरली अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 1 या 2 क्वेश्चन मेरे को तो मेरे साथ तो सर ऐसा हुआ था, बाकी का मुझे आइडिया नहीं। अगर मैं आपको एक मतलब रैपिड फायर आपसे करना चाहूंगा मैं, तो आप मुझे बताइए सक्सेस के लिए सीक्रेट वर्ड क्या होगा आपके हिसाब से? कंसिस्टेंसी सर। वन वर्ड फॉर धाकड़ कॉन्सेप्ट। बेस्ट फॉर मैथ, इंग्लिश, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए बेटर है। जी। टफ सब्जेक्ट आपने बता दिया जीके का है। जीके। और फेवरेट सब्जेक्ट आपका? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है। आपके सिलेक्शन जब हुआ तो आप पेरेंट्स को कैसे थैंक्स देना चाहोगे? सर पूरा थैंक्स ही एक्चुअली उनको जाता है, मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव से सर बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअली। मेरे फादर जो हैं वो सर, मैं एक लाइन में बता नहीं पाऊंगा, मतलब हर मोमेंट पे सर उन्होंने सपोर्ट किया है। जी। चाहे वो कोचिंग के टाइम पे हो, 12th के टाइम पे, क्योंकि सर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से डायरेक्ट
12th की कोचिंग के लिए अलवर जाना था मुझे, करीब 25 किलोमीटर दूर होता था। तो कोई वैन वगैरह नहीं आती थी उस कोचिंग की, बट सर मेरे पापा ने बाकी सारे जो पेरेंट्स थे गांव के, उनको सर बताया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए आपको, सबको सर मतलब मेरे लिए उन्होंने ऐसे बात की, और फिर जाके कई स्टूडेंट राजी हुए, और फिर जाके फिर वैन रेडी हुई। तो ऐसे सर ऐसे बहुत मूवमेंट है 10th के अंदर, 12th के अंदर एग्जाम्स दिलाने के लिए। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई के मामले में कि उन्होंने कुछ मना किया, उन्होंने बोला तुमको जितना करना है अच्छे से करो, बस कोई टेंशन नहीं लेने का, बस सही से करो। आपके सक्सेस का मंत्र क्या है? सर रेगुलर रहा हूँ मैं, कंसिस्टेंट मेरी मेंटेन रही है, और मोटिवेशन सर बना के रखी है। आपको कोई 7 डेज में ऐसा नहीं लगा कि मुझे एक दिन रेस्ट करना चाहिए, या 7 डे आपने पढ़ा? पढ़ा सर पूरे दिन है। एक सर कोचिंग रहती थी संडे को, तो ऐसा कुछ मतलब टाइम तो नहीं मिला, बाकी कर लेता। हाँ थोड़ा रेस्ट भी जरूरी होता है एक्चुअली, बट मेरा था सर मैं ज़्यादा लेट नाइट नहीं पढ़ता था मॉर्निंग के अंदर। मतलब मम्मी पापा ने स्टार्टिंग से ही बोला कि वो ब्रह्म मुहूर्त वगैरह होता है तो उसके अंदर बेस्ट पढ़ाई होती है, सब शांत होता है, तो मैं सर मॉर्निंग में ज़्यादा प्रेफरेंस रखता था, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर सर 6-7 घंटे से ज़्यादा ही हो जाते थे सर, वो मैं काउंट ही नहीं करता था। मतलब आपने अपनी पढ़ाई को अपने घंटों में नहीं ना पाया? मैंने सर नहीं ना पाया। ऐसा है कि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप बार बार स्विच करते हैं सब्जेक्ट को हर 1 घंटे में, तो सर उससे फिर माइंड में उसको थोड़ा बैठने में टाइम लगता है। तो ऐसा है कि अगर कोई टॉपिक उठाया है ना, तो जितना मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ कर दूँ उसको। मैंने ऐसा नहीं किया कि इतने घंटे मुझे ये करना है, तो ये स्टार्टिंग से ही मेरा असर रहा है और मेरे लिए वर्क किया है। आप धाकड़ काउंसिल में विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज ये है कि जो आपके टेस्ट वगैरह है, जो भी हो रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको नोट डाउन करने में कंजूसी मत करो। काफ़ी स्टूडेंट सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और इन एक्चुअल सर वो स्क्रीनशॉट फिर कभी खुलता भी नहीं है। तो जो भी पढ़ा रहे हैं तो उसको सही से पढ़ो, वो मोर देन इनफ है। बाकी तो मॉक से हो गई, बट जो पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट मतलब मोर देन इनफ है। कई स्टूडेंट्स मतलब मेरे साथ थे, वही पूछते थे कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो आता है कि नहीं आता। और सर मैंने जीके, करंट अफेयर, इनके अलावा सर मोस्टली ये है कि जो भी मैंने किया है मॉक्स के अंदर भी, वो सर सब जो पढ़ा है मैंने कोचिंग के अंदर उसी से आया है। जी सर, ट्रिक्स वगैरह हो या कुछ भी हो जो मैंने कोचिंग की ही अप्लाई किए हैं, क्योंकि वीडियो से तो काफ़ी, बाकी यूट्यूब वीडियो से तो काफ़ी अच्छी ट्रिक्स थी हमारी। जी, आपने एसएससी के साथ और किसी एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचा हो तो बताइए। सर मैंने एसएससी के साथ साथ काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं जी। रेलवे के कई एग्जाम्स दिए हैं, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, और जैसे एसएससी के भी कई एग्जाम्स है, सीपीओ भी दिया था मैंने इस बार, तो दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट, और मोस्टली सर सारे एग्जाम जो मैंने भी बताया उनके अंदर सर सारा प्री क्लियर है मेरा इस साल का। ओके, तो मतलब आपको कौन मोटिवेट करता है कि भी आप अलग अलग एग्जाम्स दो? सर एक्चुअली हमारे एक टीचर हैं धाकड़ कॉन्सेप्ट के अंदर, जीके के सौरभ सर, उन्होंने सर एक बात बोली थी सर, वो बहुत बढ़िया बात थी कि अगर एक दरवाज़ा अगर बंद हो गया है ना, तो आप उसी दरवाजे के पास मत बैठ जाओ, आप अलग अलग दरवाजे खटखटा, हो सकता है वो दरवाज़ा आपके लिए हो नहीं, तो कोई तो दरवाज़ा खुलेगा, ऐसा तो है नहीं कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सर ये बात थी, और सर इसको बेसिस बना के फिर सर मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे मोस्टली, और सर अभी जो रिजल्ट आया है तो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि सही थे सर। जी बिल्कुल, मतलब आपको जो सिमिलर अप्रोच के एग्जाम होते हैं उसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सर एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए आपको, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जिसमें आप एलिजिबल हो सबका अप्लाई करना चाहिए। और रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, जो सेम नेचर के एग्जाम्स हैं उनको आप साथ में एग्जाम दे कर सकते हैं, क्योंकि सर कोर्स सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। साइंस वहाँ पे भी पढ़ते हैं, थोड़ा अलग होता है, बट सर आजकल तो एनटीपीसी वगैरह में सर साइंस उतना आ ही नहीं रहा है जो पहले जाता था, तो सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है सर। जी जी बिल्कुल। हाँ। और सिलेक्शन में आपने जो जैसे सीजीएल का प्री हो जाता है, ठीक है, मेंस हो जाता है, लेकिन मेंस के साथ जो फिर टियर 3 पहले एसएससी का अलग होता था, लेकिन अब टाइपिंग टेस्ट जो होता है जिसको सीएफटी बोलते हैं वो साथ होने लग गया है, मतलब एक दिन का डिफरेंस होता है या सेम डे हो जाता है, तो आपने उसको कैसे बैलेंस किया? सर टाइपिंग, मेरा बैकग्राउंड वैसे आईटी था, तो मेरे को टाइपिंग आती थी, मतलब इतनी अच्छी स्पीड नहीं थी, 30 वर्ड पर मिनट की तो थी, वो सर मुझे 40 तक लेके जानी थी। तो मैंने क्या ऑनलाइन एक कीबोर्ड परचेज कर लिया था, 200 रुपये तक का आ जाता है सर। फिर सर उससे फिर मैंने प्रैक्टिस की, डेली प्रैक्टिस की थी, करीब 1 से 1.5 घंटा, और सर अलग अलग टाइम पे की थी, शाम को और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि सर यही टाइम होता है जब एक्चुअल में हमारा टाइपिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सर माइंड
हो जाता है हैबिचुअल। जी जी तो इसको बेसिस बना के सर टाइपिंग की, सर टाइपिंग बहुत ज़रूरी होती है एक्चुअली। कई स्टूडेंट ऐसा जो मेंस में जिनके फुल नंबर हैं बट सर टाइपिंग में वो रह जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जी सर। जो और सर वैसे भी टेस्ट के अंदर जो हमारा होता है हम्म उससे मेन पोस्ट तो सर टीए मिलती है, हम्म तो बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग तो करना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। और सर कंप्यूटर भी है, जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट इस बार ऐसा हुआ था, कई स्टूडेंट्स के सर बहुत बढ़िया नंबर है, 370 भी नंबर है, बट सर कंप्यूटर में फिर 9 ही नंबर इस है। बार का कंप्यूटर जो हार्ड था था। बहुत टिपिकल आया था एग्जाम में। सर आपको आपके कितने नंबर आ रहे थे? सर मेरे 27 नंबर आए थे। ओके 27 नंबर आए। और सर मैंने बेसिकली अप्रोच की थी ऑप्शन एलिमिनेशन की। तो मोस्टली 2-3 क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चंस ऑप्शन एलिमिनेशन से किए थे। जी 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 थोड़ा मेरा सर बैकग्राउंड भी वही था, बट एक्चुअली सर मैं पढ़ा हुआ हूँ उससे स्ट्रीम से। सर मेरे लिए भी सर बहुत ज़्यादा हार्ड था वो। जी बिल्कुल सही। तो उस लेवल से सर हमको करनी पड़ेगी इस बार भी, क्योंकि CHSL मेंस अभी हुआ था, उसके अंदर 5-6 क्वेश्चन ईजी थे, बट इजी से मतलब मॉडरेट थे, और इस बार बाकी भी ऐसे ही CHSL थे। का जो मेंस अभी हुआ था 10 अप्रैल को, उसमें कंप्यूटर कैसा पूछा गया था? सर 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो ड्यूएबल थे आराम से, ओके और बाकी क्वेश्चन ऐसे थे कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से 12 तक तो कर ही सकते हो। और सर मैंने काफ़ी सारे मतलब बाहर निकले थे एग्जाम्स देखे, तो स्टूडेंट से बात की थी, तो सबका अटेम्प्ट सर 12-13 तो है ही। ओके किसी ने रिस्क नहीं लिया इस बार कि कम अटेम्प्ट कर दे, तो थोड़ा अंदाजे से किया सबने। जी जी बिल्कुल। मतलब कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस को व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। और कंप्यूटर जी की सर। इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा तो आप कितना भी टॉप कर गया हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी सर। तो कंप्यूटर पे पढ़ाने में हमारा जो अगर कॉन्सेप्ट जो था वो कैसे कंप्यूटर वाली क्लास लगा रहा था आपके लिए? कंप्यूटर की क्लास सर संडे को लगती ही हमारी 1 से 1.5 घंटा, तो उसके अंदर सर बेसिक्स वगैरह सारी क्लियर हो जाते थे। सर नोट्स बनवाते थे और सर उसके बाद PDF शेयर करते थे। जी जी वेल मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी, बट सर इस बार तो ऐसा हुआ कि बेस्ट से बेस्ट जिसने कंप्यूटर पढ़ाया है, तो उसके भी सर क्वेश्चंस से बहुत ऊपर लेवल था उसके अंदर। बिल्कुल। इस बार का लेवल बड़ा जी। टफ लेवल था। हाँ, बिल्कुल सही है। तो सर बस ये है कि अलग से भी आपको अपने अपने एंड पे, जैसे आप बाकी PYQs करते हैं, तो आप कंप्यूटर की भी एडवांस सॉल्यूशंस देखें, जी क्वेश्चंस वगैरह। मतलब कंप्यूटर की इक्विवेलेंट अप्रोच आपको समझनी चाहिए। जी सर। विदाउट कंप्यूटर आपका एग्जाम पास नहीं होने वाला है। क्योंकि सर इस बार बहुत सारे बच्चे मतलब जो CHSL मेंस का एग्जाम देने आए थे, तो उनका ये इशू था कि 350 हैं, 343 हैं, बट कंप्यूटर में कम है। जी जी सर वो भी एक तरह से है, तो मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी इस बार सर बहुत सिलेक्शन उन्होंने रोके कंप्यूटर में, तो उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है अंशुल, जो है हमने आपके साथ समय लिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको मैं बधाई देता हूँ। एक ही बात मैं आपको बोलूंगा सर, ये कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने वाले ऑप्शन को डिलीट करके बैठ जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि रोजाना प्रैक्टिस करना है। आपको बस जो आपका सपना है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा और आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा। जी सर। थैंक यू थैंक यू सर।